नमस्ते, मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह दीपावली के इस पावन पर्व पर केपी कॉलेज की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, साथ में इस्तकबाल करता हूं। और मैं मां शारदे से यही मनोकामना करूंगा कि मेरे विद्यार्थियों के जो भी सपने हैं, जो भी लक्ष्य हैं, वो आगामी जो दीपावली तक पूरे हो जाए, यही मां शारदे से कामना करूंगा। आज इस दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम को लेकर उपस्थित हुआ हूं कि परीक्षा में आपका कौन सा पाठ्यक्रम रहने वाला है, कैसे प्रश्न आएंगे और कहां से प्रश्न आएंगे, उसमें कुछ अपन बातें करेंगे। बीए प्रथम वर्ष में 2 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 2 किताबें। एक प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, एक द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए। अपन पहले बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय की ओर से, जेएनयू विश्वविद्यालय है, इसकी ओर से 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है, यानी 5 इकाइयों में बांटा गया है। इसी 5 इकाइयों से ही प्रश्न आएंगे। देखो, वो 5 इकाइयों में कौन कौन सा प्रकरण, कौन कौन सा टॉपिक हमारे इस पाठ्यक्रम में है, आइए उस पर कुछ बातें करें या आपके समक्ष रखूं। चले, आप मेरे साथ अंतिम समय तक बने रहें। हे मां, तेरी हर आंसू की बूंद को मैं मोतियों से चमकाऊंगा। हे मां, तेरी हर आंसू की बूंद को मैं मोतियों से चमकाऊंगा। तू केवल सपने बड़े देखना, तू केवल सपने बड़े देखना, मैं इस सपने को ही पूरा करके बताऊंगा। आइए, पाठ्यक्रम बीए प्रथम वर्ष 2022 इतिहास का पाठ्यक्रम है। प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम, इसमें जो पहली जो किताब है, उस किताब का नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। पहली किताब के अंतर्गत जो भी इतिहास है जो अपन पढ़ेंगे, वो प्रारंभ से, प्राचीन काल से लेकर 1200 ईस्वी तक के बीच में जो भी घटना हुई, वो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। वैसे ही इतिहास के बारे में अपन बात करें तो इतिहास शब्द है वो 2 शब्दों से बना है। 2, पहला शब्द है इति। इति का मतलब होता है पहले, और हास यानी घटना। प्राचीन समय में ऐसी कोई घटना हुई, उसे हम इतिहास कहते हैं। एक परिभाषा के संदर्भ में बात करें तो अतीत का ज्ञान ही वर्तमान है, और वर्तमान को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जैसे अपन प्राचीन समय की कुछ घटना की बात करें, आपने कहा जैसे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया और राणा संग्राम सिंह और बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई और राणा संग्राम सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा। इसी बात करते हैं अपन हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध आपने 8वीं क्लास के अंतर्गत पढ़ा है और 10वीं 12वीं में सभी में है। ये राजस्थान का ऐतिहासिक युद्ध था। यह युद्ध महाराणा प्रताप, मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मतभेद है। कई इतिहासकार कहते हैं महाराणा प्रताप की विजय हुई, कई इतिहासकार कहते हैं कि अकबर के सेनापति मान सिंह की विजय हुई, और कई इतिहासकार कहते हैं ये अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ। तो ये तो हमारी इतिहास की कुछ बातें हुई। और इतिहास को कितने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक काल का इतिहास। और अपन बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत पढ़ेंगे वो इतिहास है प्राचीन भारत का इतिहास। आइए, प्राचीन भारत के इतिहास, भारत का इतिहास, इस प्रथम प्रश्न पत्र को 5 इकाइयों में बांटा गया है। कितनी इकाइयों के अंतर्गत बांटा गया है? 5 इकाई। जो पहली जो इकाई है उसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे? इतिहास के जानने के स्रोत। इसका मतलब यह होता है कि इतिहास के बारे में हम ऐसा कौन सा स्रोत से, ऐसे कौन से साक्ष्य हैं, कौन से प्रमाण हैं, सबूत हैं, जिससे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त करनी है, चाहे वो वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम किससे प्राप्त करेंगे? देखो भाई, सभ्यता को हमने देखा नहीं, ना आपने देखा ना हमने देखा, इतिहास इस बात का क्या है? गवाह है। जैसे पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की गई, तो खुदाई के दौरान कई वस्तुएं मिली, जैसे मोहरे हैं, सिक्के की बात करें, मृद भांड है, बर्तन है, ये बर्तन है, औजार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, आदि से हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते। अभिलेख हैं, इसके माध्यम से भी, शिलालेख हैं, इसके माध्यम से ही ये इतिहास की क्या है? स्रोत है। पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति, पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति, पाषाण यानी जहाँ पत्थरों से औजार वगैरह बनाए गए थे, पूर्व पाषाणकाल यानी पहले ये पाषाण काल आया जहाँ पर जो वस्तुएं हैं वो पत्थरों की बनी होती थी। इससे पूर्व कैसी सभ्यता थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या लोगों को, पहले लोग कहाँ रहते थे और किस जगह रहते थे, और क्या वो झोपड़ियों में रहते थे या पहाड़ों के अंतर्गत रहते थे, क्या आग का आविष्कार था या नहीं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दूसरा है मध्यकालीन पाषाण संस्कृति, धीरे धीरे उनका कैसे मध्यकालीन आते होते उनका क्या विकास हुआ। उन्होंने जैसे आग का आविष्कार सीखा होगा या अन्न उगाना सीखा। पहले लोग कंदम के जो फूल होते थे उनको खाकर अपना जीवन यापन करते थे, जैसे कच्चा मांस खाकर अपना जीवन यापन कर, क्योंकि उनको आग का आविष्कार नहीं था, अन्न के बारे में जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे उनका क्या हो गया? विकास हो गया। क्या हो गया? विकास। आगे बात करें नवपाषाणकालीन आते हुए और भी उनका विकास हुआ, उन्होंने पढ़ना लिखना भी सीखा होगा, कुछ जानकारी भी मिली। ताम्र पाषाण संस्कृति, तांबे के कुछ बर्तनों के अवशेष भी यहां से मिले। यह है पहली इकाई में इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरी इकाई की अगर बात करें, इकाई नंबर 2, किसकी बात करते हैं? इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 में पढ़ेंगे नगर नियोजन के विशेष संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा एक सभ्यता है, इस प्रकार विश्व में बहुत सारी सभ्यता हुई, जैसे बेबीलोन की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है। ये सारी सभ्यता हैं नष्ट हो चुकी है। केवल हमारी भारतीय संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता है, वो आज भी अजर और अमर बनी हुई है। अब आप कहेंगे अजर और अमर क्यों है? क्योंकि अजर और अमर होने का कारण यह है क्योंकि उनके कुछ नियम और कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो आज भी भारतीय लोगों ने उसको ऐसे के ऐसे उनके नियमों को अपना लिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा थी, तो इस सभ्यता के लोगों ने भी अपना ली, इसलिए ये सभ्यता अजर और अमर बनी हुई है। चलो दूसरी अगर हम बात करें, ये सभ्यता ये रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। इस सभ्यता का तोरण द्वार कहा जाता है। तोरण द्वार का मतलब होता है सबसे पहला जो स्थल प्राप्त हुआ वो हड़प्पा है, इसलिए सभ्यता का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। कौन सा सभ्यता? हड़प्पा। इसका पतन, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद हैं। कई कहते हैं भूकंप आने के लिए कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, किसी ने कहा बाढ़ आने के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, और किसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो गई जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। अब कैसे ये सभ्यता नष्ट हुई, आइए इसके बारे में विस्तार से अपन बाद में बात करेंगे जब भी हम पढ़ाएंगे इसमें। वैदिक राजन्य, वैदिक सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनके कौन कौन से अन्न को उगाते थे, कैसा उनका व्यवसाय था, व्यवसाय कैसा था, इसके बारे में। भारत में लोहा युगीन संस्कृति, उत्तर दक्षिण में मध्य पाषाण युग, यानी भारत में लोहा युगीन संस्कृति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। चलो अगला अगर हम बात करें तो तीसरी इकाई की बात करते हैं, इकाई नंबर 3। कितनी? 5 इकाइयों में बांटा गया है, इकाई नंबर 3। इसमें ये बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी विजय एवं प्रशासन। इसमें अपन को पढ़ना है कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने 322-320 के आसपास जो मौर्य वंश की स्थापना की थी, और मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये सभी इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद हैं। कोई कहते हैं ये क्षत्रिय थे, कोई कहते हैं ये शूद्र थे, कोई कहते हैं ये ब्राह्मण थे। ये तो अपन पढ़ेंगे तभी पता लगेगा कि कौन है। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इनके बारे में।
अशोक का धर्म एवं प्रसार, अशोक है ये मौर्य वंश का क्या था, संस्थापक था। अशोक के धर्म एवं प्रसारकारी के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनका कैसा धर्म था। उन्होंने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम है दंभ। क्या था? दंभ नामक एक नया, उन्होंने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। एक ऐतिहासिक युद्ध उन्होंने लड़ा था जिनका नाम था कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध था? 261 ईसा पूर्व में। इसके बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उन्होंने एक नया धर्म चलाया था दंभ। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अगला बात करें अपन प्रसार, कला और स्थापत्य कला के बारे में भी पढ़ेंगे। पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश का संस्थापक था, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा स्थापित, रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे। कनिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे। गौतमी पुत्र सातकर्णी का मूल्यांकन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या था, क्योंकि ये ऐसे राजा थे जिन राजा से पहले उनकी माँ का नाम लगता था, क्योंकि ये माँ है, गौतमी उसकी माता थी। ठीक है, ये मात्र शतात्मक की बात है। बात करें इकाई नंबर 4 की, किसकी बात करते हैं? इकाई नंबर 4। इसमें प्रारंभिक गुप्त शासक, एक नया वंश आया था जिसका नाम है गुप्त वंश। इसे प्राचीन काल का एक स्वर्ण काल कहा जाता है। कैसा काल? कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के कई शक्तिशाली शासक हुए, जिसमें सबसे पहले नाम आता है समुद्रगुप्त का, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मिथ महोदय ने ठीक ही कहा है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। ये वीणा बजाने में बड़ा माहिर था। कौन? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जिसने विक्रमी संवत चलाया था। और स्कंदगुप्त, उन्होंने जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यहाँ से प्रश्न आता है कि किसने सुदर्शन झील, जो गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। दूसरा पढ़ेंगे साम्राज्य के पतन के। गुप्त वंश के साम्राज्य के पतन के कौन से कार्य जिम्मेदार हुआ करते थे? गुप्त कला कैसी थी? उन्होंने अपने जीवन काल कैसे मंदिर बनाए? इस मंदिरों में कौन सी शैली का प्रयोग किया? क्या नागर शैली का प्रयोग किया? क्या द्रविड़ शैली का प्रयोग किया? या दोनों मिश्रित शैली का प्रयोग किया? जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्थापत्य कला शैली, उनके महल कैसे थे? यहाँ पर एक इतिहासकार ने ठीक ही कहा है कि फयान नामक एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के महल ऐसे बने हुए थे जैसे देवता के द्वारा बनाए हुए। ऐसी उन्होंने उनकी प्रशंसा की थी कि स्वयं देवता ने ऐसे बनाए हुए हो। इसमें साहित्य के बारे में, दर्शन, धर्म और विज्ञान तकनीकी के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान तकनीकी में कि उनकी दवाइयों का, जैसे कैसे उन्होंने विज्ञान के बारे में तकनीक, जैसे आर्यभट्ट हुए, वराहमिहिर हुए, सरक हुए, सुश्रुत हुए, नागा अर्जुन हुए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 4 इकाइयों पर हमने एक एक बात की। जगह का अभाव होने के कारण हमने 5वीं इकाई नहीं लिख पाए। अभी हम 5वीं इकाई को लिखेंगे आपके समक्ष, तब तक कि आप मेरे साथ बने रहें। आइए 5वीं इकाई के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 5वीं इकाई में किसको रखा गया है, तो अपन बात करेंगे 5वीं इकाई के अंतर्गत किसको रखा गया है। चले 5वीं इकाई की अगर बात करें, इकाई नंबर 5, किसकी बात करते हैं? इकाई नंबर 5। इकाई नंबर 5 नंबर की इकाई है। कितने नंबर की? 5 इकाई में इसमें पढ़ेंगे गुप्त प्रशासन। गुप्त प्रशासन कि गुप्तों का प्रशासन कैसा था? प्रशासन। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, 7वीं शताब्दी का राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, देखो हर्षवर्धन ये प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, और उसकी एक बेटी थी राजश्री। और फिर इनके साथ राजश्री जंगलों में जाती है, ये बात हम बाद में करेंगे। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे 16 चालुक्यों पल्लवों का योगदान। 16
दूसरा अपन पढ़ेंगे सोलो के बारे में। सोलो चालुक्य, सोलो चालुक्य, चालुक्यों और पल्लवों का योगदान, पल्लवों का प्राचीन भारत में क्या योगदान रहा, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। पल्लवों का योगदान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा है सर्वोच्चता के लिए त्रिकोणीय संघर्ष, सर्वोच्चता के लिए त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि पल्लवों, सोलो और चालुक्यों के मध्य 3 कोणीय संघर्ष हुआ था। कितने कोणीय संघर्ष हुआ? 3 कोणीय संघर्ष। कितने? 3 कोणीय संघर्ष हुआ था तीनों के मध्य, उसमें किसकी विजय हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे मीहर भोज, किसके बारे में पढ़ेंगे? मीहर भोज, प्रतिहार शासक मीहर भोज के बारे में भी इस इकाई में अध्ययन करेंगे। मीहर भोज प्रतिहार शासक, कौन सा शासक? प्रतिहार। प्रतिहारों की सबसे प्राचीन राजधानी थी मंडोर। कौन सी थी? मंडोर। दूसरा पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अध्ययन करेंगे। किसमें? कि चौहान के पृथ्वीराज चौहान तृतीय कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में मोहम्मद गोरी का 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान साहब की विजय हुई और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। मोहम्मद गजनवी, किसके बारे में पढ़ेंगे कि मोहम्मद गजनवी कौन था और कहां से आया? मोहम्मद गजनवी, किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी किसके बारे में? मोहम्मद गोरी में ये सारे वीडियो मेरे बने हुए हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आक्रमणों का प्रभाव, ये 5 इकाइयों के बारे में हमने आपको बता दिया है। आप कोई भी प्रश्न है, अब इन 5 इकाइयों में से ही प्रश्न आएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे केपी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि सर कहाँ से सवाल आएगा, कैसे आएगा, तो हम आपके को इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो का आप मेरा इंतज़ार करें।